नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की इस सीरीज का ये मेरा 5वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेशवाओं के मराठा साम्राज्य के बारे में। इसमें हम पेशवाओं की हिस्ट्री को देखेंगे। उसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण हम 3 आंग्ल मराठा यानी 3 एंग्लो मराठा वार को देखेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 4 लेक्चर अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमने बात की है यूरोपीय कंपनियों के आगमन, मैसूर, पंजाब और भारत के गवर्नर्स जनरल वायसराय के बारे में। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे ले जाइए, वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 200 एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स इस सीरीज के एक क्रम से लगे हुए हैं, तो उन्हें आप वहां जाके देख सकते हैं। एक क्रम से अगर आप सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर के जो है इस लेक्चर में हम पूरा जो है मराठों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको हम देख लेंगे। हालांकि प्रश्नों की संख्या हमारी बहुत सीमित रहती है, व्याख्या ज़्यादा रहता है, और इस नाते से जो है इतना विस्तृत व्याख्या होता है कि किसी भी तरीके से अगर इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 80% प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास को आप चेक कर सकते हैं। इसे पूरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, PDF को पढ़िए और फिर जो है प्रश्नों को हल करिए। इस टॉपिक से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, इतनी लंबी बात के बाद इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर हमारे जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं उनकी PDF हम अपलोड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल @डिकोड एग्जाम पर। इसे इस नाम से @डिकोड एग्जाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, तो हम सभी PDF देते हैं। इस सीरीज के PDF हम इस सीरीज की समाप्ति के बाद इकट्ठे देंगे आपको 200 प्रश्न, जिसे पढ़ लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगा। लंबी लंबी व्याख्याएं हम मेहनत करके लिख रहे हैं। अब आपको हमारा प्रयास कितना पसंद आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित मराठा पेशवाओं को उनके शासनकाल के क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला बाजीराव, दूसरा बालाजी बाजीराव, तीसरा बालाजी विश्वनाथ और चौथा माधव राव। तो इसका उत्तर होगा C, बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव इनके पुत्र जो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे, उसके बाद बालाजी बाजीराव और उसके बाद जो है माधव राव, जिन्हें थोराले माधव यानी महान माधव कहा गया। तो एक विषय आप समझ लें कि छत्रपति उस समय कौन थे, तो छत्रपति थे साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के वंशज। उन्होंने ही योग्यता पहचानी बालाजी विश्वनाथ की और इन्हें पहले सेना कार्ते बनाया और उसके बाद जो है इन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया गया। तो ये जो बालाजी विश्वनाथ है ये बहुत योग्य पेशवा साबित हुए और इनके समय में जो है मराठा साम्राज्य जो अपना गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद खो चुका था, उसको इन्होंने धीरे धीरे स्थापित किया। और दिल्ली की संधि, जो हम अगले मुगल लेक्चर्स में बात करेंगे, दिल्ली की संधि जो है इन्होंने की, जिससे मुगलों और जो है मराठों के बीच में दिल्ली की संधि हुई, जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इन्हें जो है सेकेंड फाउंडर माना जाता है मराठा साम्राज्य का, बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी महाराज पहले फाउंडर और उसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ को सेकंड फाउंडर माना जाता है। तो 1720 में इनकी मृत्यु हुई, तो इनके 19 साल के एक लड़के बाजीराव को जो है पेशवा बनाया गया। कहा जाता है कि साहू जी महाराज के पास व्यक्ति पहचानने के गुण बहुत अच्छे थे। सारे लोग कह रहे थे कि लड़के हैं, ये क्या करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज ने कहा कि नहीं, यही करेगा। और निश्चित रूप से इन्होंने बहुत अच्छा किया। 1720 से लेकर 1740 तक इनका शासनकाल रहा और कहा जाता है कि इस दौरान जो है 40 से अधिक ये युद्ध लड़े, किसी में ये हारे नहीं। और साथ ही साथ ये एक योद्धा तो थे ही, उसके अलावा कुशल रणनीतिकार भी थे। तो मतलब जो है
एक योद्धा होना और उसके अलावा पॉलिटिक्स की भी बहुत अच्छी गहरी, ये ऐसे सेंटर में बैठ कर के आदेश नहीं देते थे बल्कि घोड़े के पीठ पर जो है सवार होकर के युद्ध के मैदान में लड़ते थे। तो सेंटर में पॉलिटिक्स केवल नहीं बल्कि मैदान में जो है युद्ध भी, ये इस तरह का इनका मामला रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में मराठा जो साम्राज्य था वो उत्तर भारत में एक बड़ी शक्ति बन करके उभरा। इनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। जितना जो है आप पेशवाओं के इतिहास को देखेंगे, सारे पेशवा जो है बहुत कम उम्र में जो है मृत्यु को वर्ण कर लिए, उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद जो है इनके पुत्र जो है बालाजी बाजीराव मराठा गद्दी पर बैठे पेशवा के रूप में। और इनके समय में, बालाजी बाजीराव के समय में जो है मराठों का सर्वोच्च विस्तार हुआ। और ये कहा जाने लगा कि मराठे घोड़े एक ही समय में कृष्णा नदी का भी पानी पीते हैं और सिंधु नदी का भी पानी पीते हैं। मराठा साम्राज्य अटक यानी पेशावर और कटक यानी उड़ीसा तक पहुंच गया। इतना बड़ा मराठा साम्राज्य बालाजी बाजीराव के समय में बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया। बाजीराव ने उस मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया और बालाजी बाजीराव ने उस मराठा साम्राज्य को दौड़ा दिया। और इसी दौड़ाने में अहमद शाह अब्दाली से पंगा ले लिया इन लोगों ने और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो उसकी बात हम जो है करेंगे, ठीक है। और उसी के बाद जो है इनकी मृत्यु भी हो गई। पानीपत के युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव जो है उस आघात को झेल नहीं पाए, उस हार को झेल नहीं पाए, सदमे से मृत्यु हो गई। इनके बाद जो है माधवराव पेशवा बने, जिन्हें जो है उनकी न्यायप्रियता और लोक प्रणयता के लिए जो है महाराष्ट्र में थोराले माधव यानी महान माधव कहा गया। तो यहां पर पूरी लिस्ट है, कौन कब कैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम ने क्या किया? बाजीराव प्रथम ने क्या किया? ए, उसने मराठों को उत्तर भारत में एक शक्ति बनाया, बिल्कुल बनाया। उसने निजाम को एक विश्वस्त मित्र बनाया? नहीं, निजाम कहां से मित्र हो सकता है? निजाम को जो है बार बार हराया, ये हो रहा था तो जो है सही होता। उसने अंग्रेजों को चुनौती दी, तो अभी अंग्रेज जो है उस लेवल पे नहीं थे उस समय तक। उसने मुगलों को मालवा दिया? बिल्कुल नहीं दिया। मुगलों से होते ये हमेशा छीनने के ही स्थिति में थे, तो ये देंगे नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, ठीक है। ये जो पूरी कहानी मैंने बताई वही सारी चीजें लिखी गई है जो है। और एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है, बाजीराव प्रथम ने हिंदू पादशाही के आदर्श का जो है प्रचार प्रसार किया और जो है केसरिया ध्वज लेकर के जो है हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर इन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापित कर दिया। अगला, अब पानीपत की तरफ जो है बढ़ जाते हैं हम जो है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? ए, बाजीराव द्वितीय ने, बी, जसवंतराव होलकर ने, सी, महादजी सिंधिया ने और डी, सदाशिवराव भाऊ ने। तो इसका उत्तर होगा डी, सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ने जो है मराठों का नेतृत्व किया। हालांकि कागजी रूप से सेनापति थे बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव। ये सदाशिवराव भाऊ जो है, जो उनके भाई थे बालाजी बाजीराव के, ये जो है ऑफिशियल सेनापति नहीं थे। तो अगर विश्वास राव इसमें अगर नाम होता इस ऑप्शन में तो आपको टिक करना होता विश्वास राव। अगर प्रश्न में यह लिखता कि वास्तविक नेतृत्व किसने किया, तब आपको टिक करना होता सदाशिवराव भाऊ। बालाजी बाजीराव के ये भाई थे और कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव जब सेंटर में पॉलिटिक्स पूना में बैठ के करते थे तो हर उनके निर्णय पर इनका प्रभाव होता था। तो पुत्र पर तो निश्चित रूप से प्रभाव हो गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में पानीपत में लड़ा गया। यानी उस दिन जो है ये हुआ। अब ये जो युद्ध था पानीपत का युद्ध, ये बहुत विनाशक युद्ध था, जिसमें जो है कहा जाता है कि 70 से 75 हजार, कोई 50 हजार, कोई 70 हजार, 75 हजार मराठा सैनिक मारे गए। इस युद्ध में जो है
विश्वासराव भी मारे गए, सदाशिवराव भाऊ भी मारे गए, वो सारी चीजें लिखी गई है। इसके डिटेल में हम अगले लेक्चर में आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? ए अहमद शाह अब्दाली को, बी मुगल शासक को, सी रूहेले को और डी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो निश्चित रूप से जो है पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें मराठे हारे, ये तय है। लेकिन जितनी बड़ी फोर्स थे उस समय मराठे भारत में, तो वो हार भले गए, लेकिन उन्हें हराने के लिए जो एनर्जी लगानी थी वो एनर्जी जो है लगाने में अहमद शाह अब्दाली भी साफ हो गया। मराठे तो मारे गए लेकिन अफगान भी उतने ही मारे गए। तो अहमद शाह अब्दाली भी ये जो है, ये जो उसे विजय प्राप्त हुई थी पानीपत में, वो एक प्रकार से हार के समान ही थी। तो इसलिए अहमद शाह अब्दाली को तो इस युद्ध से लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। मुगल शासक इतने कमजोर थे कि इनका कोई विषय ही नहीं था। ये तो किसी तरह से जी खा रहे थे, ये तो मराठाओं के दया पर थे। सी रूहेलों को तो निश्चित रूप से उसके तरफ थे, तो इन्हें फायदा तो हुआ, लेकिन एक शक्ति के रूप में जो है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा हुआ ना। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बहुत क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वासराव, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, 36 बड़े सरदार और जो है 50-70 हजार सैनिक मारे गए। ठीक है, तो इसी युद्ध में विश्वासराव भी मारे गए, बालाजी बाजीराव के पुत्र। ठीक है, और इसीलिए इस युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद बहुत सी मराठी कहावतें जो है प्रचलित हुई। उसमें से एक है, आमार विश्वास पानीपतात गेला, मेरा विश्वास पानीपत में चला गया। तो ये दो तरीके से कहा जाता है। एक तो विश्वासराव पानीपत में जो है मारे गए, तो आमरा विश्वास पानीपतात गेला, हमारा विश्वास पानीपत में मारा गया। लेकिन एक बात यह भी, इसे मुहावरे की तरह इसे प्रयोग किया जाता है कि मान लीजिए आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो और मैं आपके विश्वास पर खरा न उतरूं, तब भी आप कहेंगे अमार विश्वास पानीपतात गेला, यानी हमारा विश्वास चला गया। ठीक है, तो ये जो है हुआ। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध की हार ने जो मराठा गौरव, जिसे बाजीराव ने जो है मेहनत करके बनाया था, वो गौरव, वो सर्वोच्चता जो है समाप्त हो गई। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध एक ऐसा युद्ध है भारतीय इतिहास में जिसने जो है ये निर्धारित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा। यानी मराठे तो हारी गए, बहुत नुकसान हुआ। अहमद शाह अब्दाली जीत तो गया, लेकिन उसका भी बहुत नुकसान हुआ। यानी ये दो बड़ी शक्तियां आपस में लड़ी और दोनों कमजोर हो गई। तो पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्धारित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि उसने यह निर्धारित किया कि भारत के ऊपर कौन शासन नहीं करेगा। तो कौन शासन नहीं करेगा, तो यह तय कर दिया कि न मराठे शासन करेंगे, न दुर्रानी अंपायर शासन करेगा, यानी अफगान। तो शासन कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला, सूरत की संधि अंग्रेजों से की थी, किसने की थी? पेशवा माधवराव प्रथम ने, नारायणराव पेशवा ने, बालाजी विश्वनाथ ने, राघोवा ने। तो ये राघोवा ने किए थे, रघुनाथ राव जो कि चाचा थे माधवराव के, जो पेशवा बने बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस कैसे चला है इसको जो है हम लोग समझ लें। देखिए, पेशवा नारायण राव, पहले तो जो है पेशवा माधवराव बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई 1761 में पानीपत के युद्ध के सदमे के बाद। उसके बाद जो है माधव राव पेशवा बने 1761 से लेकर 72 तक। माधवराव, जिन्हें थोराले माधव कहा गया, यानी महान माधव कहा गया, वो जो है बहुत योग्य पेशवा थे। 17-18 साल की उम्र में पेशवा बने थे, पिता की मृत्यु के बाद, भाई की मृत्यु के बाद। विश्वासराव भी मारे गए थे, बहुत योग्य थे। कहा जाता है कि मात्र जो है 11 वर्षों में उन्होंने मराठों का जो गौरव था, जो कि पानीपत में चला गया था, उसे फिर से स्थापित कर दिया।
हालांकि मराठों का जो है ये दुर्भाग्य रहा कि वो जो है बहुत अल्पायु में ही मर गए। ठीक है, उसके बारे में मैंने यहाँ लिख करके आपको नोट भी दिया है, उसी को मैं देख रहा था। ठीक है, तो बहुत योग्य जो है वो रहे, लेकिन बहुत अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो पेशवा नारायण राव यानी उनके भाई पेशवा बने। यहाँ पूरा कालक्रम हमने दिया है, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद इनकी हत्या कहा जाता है कि षड्यंत्र करके करा दी गई, केवल 1 साल ही इन्होंने शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा नारायण राव की मृत्यु हो गई। माधव राव के बाद पेशवा उनके भाई बने माधव, ये जो है पेशवा नारायण राव। 1 साल में ही षड्यंत्र करके इनकी हत्या करवा दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये रघुनाथ राव जो चाचा था माधव राव का और बालाजी बाजीराव का भाई था, उसने सत्ता के लिए अपना दावा पेश किया कि अब हमें पेशवा बनाओ। लेकिन उस समय पूना में एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जो कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जिनको मृत्यु नहीं प्राप्त हुई थी, वो ऐसे वैसे जो है नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस ने इनके सामने एक शर्त रखी, क्योंकि जब ये पेशवा नारायण राव की मृत्यु हुई तो इनकी जो बीबी थी गंगा देवी, उनको जो है उनके पेट में बच्चा था, गंगाबाई, उनके पेट में बच्चा था। तो इन्होंने कहा कि अगर आप जो है भाई उत्तराधिकार के नियम के हिसाब से जो है पेशवा के पुत्र को गद्दी मिलनी चाहिए, आपको तो मिलनी नहीं चाहिए, आप तो परिवार के हैं, पेशवा के एकदम खून तो है नहीं। तो इस नाते से ये तय हुआ कि अगर गंगाबाई जो जिनके पेट में गर्भ है, अगर वो लड़की होगी तो पेशवा रघुनाथ राव बनेंगे, अगर वो लड़का होगा तो वो खुद पेशवा बनेगा, ये तय किया गया। तो इसीलिए आप देखेंगे जो स्लाइड है उसमें जो है 1 वर्ष के लिए आपको पेशवा के रूप में दिखाया गया है रघुनाथ राव को। हालांकि रघुनाथ राव कभी पेशवा नहीं रहे, तो वो बच्चा पेट में ही पेशवा बन गया था क्योंकि वो लड़का ही था। रघुनाथ राव का ये दुर्भाग्य था ही कि वो लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही वो क्या बन गया, पेशवा बन गया। और उसका क्या नाम रखा गया, उसका क्या नाम रखा गया, माधव नारायण द्वितीय। तो इसमें एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो है नारायण माधव राव द्वितीय भी इस तरह से भी नाम लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है। तो ये जो है राजा बना दिए गए, यानी पेशवा बना दिए गए। और इनका चूंकि बच्चे थे तो इनके शासन के संचालन के लिए एक 12 भाई परिषद बना दी गई, इसको भी पूछा जाता है। तो 12 भाई परिषद बना दी गई और 12 भाई परिषद के प्रमुख कौन बन गए, तो नाना फडणवीस। तो पूना में अब नाना फडणवीस जो है लीड कर रहे हैं, एक प्रकार से सारी शक्ति इन्हीं के पास है। तो जो है ये नाना फडणवीस के सामने जो है रघुनाथ राव की एक न चली, राजा बना दिया, 12 भाई परिषद बना दिया, सारा शासन अपने पास रख लिया। तो ये रघुनाथ राव को जब समझ में आया तो ये पेशवा बनाने की मांग लेकर के चला गया अंग्रेजों के पास। और जब ये गया, उस समय भले पानीपत में मराठे हार चुके थे, लेकिन तब भी वो बहुत बड़ी शक्ति थे भारत में। और ऐसे में अंग्रेजों के पास चले जाना, उसका जो है उस परिवार का एक व्यक्ति, और ये कहना कि मुझे जो है तुम लोग पेशवा बना दो, मतलब कितना अंदरूनी झगड़ा हो गया, मतलब कमजोरी समझिए इतने बड़े जो है साम्राज्य का। तो फिर जो है अंग्रेज तैयार बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम जो है बम्बई और सालसेट का क्षेत्र हमको दे दीजिएगा, हम सेना भेजते हैं, आपको पेशवा बनाते हैं। यही बात जो है हुई, किस संधि में हुई भैया, तो ये जो है सूरत की संधि हुई, ठीक है, में हुई। और ये जो है मद्रास सरकार नहीं, ये बम्बई की बात हो रही है, बम्बई सरकार या बम्बई परिषद, ठीक है। यानी 3 प्रेसिडेंसी थी ना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ठीक है। तो ये सूरत की संधि हो गई, उसका हमने उत्तर देख लिया। अब उसी से आगे हम बात करने वाले हैं, तो इसलिए अब जो है ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी से संबंधित है। कौन कौन, बड़गांव सम्मेलन, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, सालाबाई की संधि। इनका सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या हुआ, अभी हमने क्या बात की कि राघोबा भाग करके गए, अंग्रेजों से क्या कहे, मुझे पेशवा बनाओ। तो इसका मतलब है कि सूरत की संधि पहले हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, सूरत की संधि को जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने नहीं माना, अभी मैं बताता हूं। तो फिर पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि को फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं माना, तो बड़गांव सम्मेलन यानी बड़गांव का युद्ध हुआ, जिसमें जो है हार हुई किसकी, अंग्रेजों की। तो उसके बाद जो है फिर ये संधि एक हुई, उसके बाद फिर जो है उसको नहीं माना गया, तो फिर युद्ध हुआ, अंततः सालाबाई की संधि हुई, सबसे प्रसिद्ध संधि है, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या हुआ, सारी बातें लिखी गई हैं जो मैं बताता हूं।
ठीक है। तो देखिए, बार बार मद्रास सरकार नहीं, ये बंबई सरकार है। अब ये ठीक किया गया था, उसके बाद भी ये गलत हो गया। पीडीएफ में हम आपको ठीक करके ही देंगे, तो ये बंबई सरकार लिखिएगा या बंबई परिषद जो है। तो बंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि को कलकत्ता परिषद द्वारा मान्यता नहीं मिली, अतः अंग्रेजों और पेशवा के मध्य 1776 में पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, तो अंग्रेजों बंबई की सरकार ने संधि कर ली, लेकिन उधर कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग बैठा था, वो कहा महामूर्खता है, ये मराठे बहुत शक्तिशाली हैं, इनसे जो है इनके मामलों में दखलंदाजी करने की क्या जरूरत है, ये संधि मंदी कुछ नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिए, जोड़ करके पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था कि वो बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, और ये दोनों प्रेसिडेंसी बंबई और मद्रास उसके नियंत्रण में आ गई थी। तो उसने जो है अपने ताकत का प्रयोग किया, नहीं तो 1773 से पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के पास समान ताकत था, कोई किसी का मालिक नहीं था। अब कलकत्ता वाला बंबई और मद्रास का मालिक बन गया था। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होगी, तो एक पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, अब इस संधि में क्या हुआ, सूरत की संधि में तो यह हुआ कि हम जो है पेशवा बनाएंगे। इस संधि में यह हुआ कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया, इनको पेंशन दे करके हटा दिया गया कि हम भाई आपके झगड़े में नहीं पड़ेंगे, आप लोग निपटिए। फिर जब लंदन में जो बैठा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया मौका था, इसको क्यों गवा दिया। तो उन्होंने जो है बंबई सरकार से कहा कि नहीं नहीं ये संधि जो पुरंदर की है इसको नहीं माना जाएगा। तो पुरंदर की संधि को उन्होंने खारिज कर दिया, और किस संधि को लेकर के आए, तो कहा कि सूरत की संधि बहाल। सूरत की संधि बहाल यानी रघुनाथ राव को पेशवा बनाओ, और रघुनाथ राव को पेशवा बनाओ तो युद्ध। तो फिर जो है युद्ध हुआ, तो 1789 में एक युद्ध लड़ा गया, बड़गांव का युद्ध। ठीक है, बड़गांव के युद्ध में जो है इनकी हार हुई अंग्रेजों की। तो एक जो है बड़गांव की संधि हुई, और उस बड़गांव की संधि के बाद जो है को जो है वारेन हेस्टिंग ने नहीं माना। उसने कहा कि इतना अपमानजनक संधि करके क्यों बैठे हो। तो फिर युद्ध हुआ, और फिर उस युद्ध के बाद जो है सालाबाई की संधि हुई, और इस सालाबाई की संधि से 1775 से 82 तक चले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो ये बड़गांव संधि की बात हमने की। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। सारी बातें आपको क्लियर हो गई, कमेंट करके बताइए। पुरंदर की संधि 1776 में मराठों का प्रतिनिधि कौन था। पुरंदर की संधि 1776 में मराठों का प्रतिनिधि कौन था। राघोबा, सखाराम बाबू, माधवराव, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस थे, निश्चित रूप से इन्हीं के पास शक्ति आ गई थी। तो नाना फडणवीस जो है माधव नारायण राव के प्रतिनिधि थे। 12 भाई परिषद मैंने आपको बताई। तो नाना फडणवीस बड़े योग्य व्यक्ति थे, और जो है इनको मराठों का सोच और सयानापन कहा जाता था, और ग्रांट ऑफ लिखता भी है कि इनकी मृत्यु के बाद मराठों का सारा सयानापन चला गया। तो सोच और बुद्धि थे ये। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में लॉर्ड वेलिजेली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर कैसे मिला। अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार की तरफ। ठीक है, ए मराठों द्वारा सहायक संधि अस्वीकार करने से, बी टीपू सुल्तान की मृत्यु से, सी निजाम द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने से, और डी पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेसिन पलायन से यह हुआ, इसका उत्तर होगा डी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि स्थिति जो है राघोबा तो कभी पेशवा नहीं बन पाया, लेकिन उसका पुत्र जो कि बाजीराव द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, पेशवा बना, उसने दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर के, अब एक बात आपको मैं बताता हूं, कालांतर में जो मराठा साम्राज्य था वो फेडरेशन बन गया था। ठीक है, तो कौन कौन थे, तो पूना का पेशवा जो लीडर था, लीड करता था सबको। उसके बाद कौन था, तो उज्जैन या ग्वालियर के सिंधिया, बाद में उनकी राजधानी ग्वालियर हो गई। इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ये अलग अलग अब राजा हो चुके थे। इन लोगों के परिसंघ से बनता था मराठा साम्राज्य। तो उस मराठा साम्राज्य का नेता होता था पेशवा। लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो सिंधिया, गायकवाड़, ये सब थे, एक प्रकार से ये स्वतंत्र राजा के रूप में एक्ट करने लगे थे। पेशवा नाम मात्र का ही रह गया। तो क्या हुआ, पेशवा और दौलत राव सिंधिया दोनों ने मिल करके जो है होलकर, जसवंत राव होलकर, बहुत योग्य नेता मराठा साम्राज्य का,
उसके जो है भाई बिट्टू जी की हत्या करवा दी। अभी स्थिति मराठों में इतनी बिगड़ चुकी थी कि आपस में ही लड़ने लगे। और जो है जसवंतराव होलकर बहुत वीर था, इसने अटैक किया पूना पर अटैक किया तो ये भाग गया। जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, इसे पता था कि भाई लगता है कि जान से मारेगा, तो ये भाग गया और 1802 में अंग्रेजों के यहाँ जाया गया और कहा कि मेरी जान बचाओ जो है जसवंतराव होलकर से। तो मराठे तो तैयार थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल हम बचाएंगे। तो इस बात को कहा जाता है कि मराठा स्वतंत्रता के बदले जो है को इसने अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख दिया। किसने? पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय ने। तो एक बार हमने देखा, एक बार इनके पिता जो है गए और क्या कहा अंग्रेजों से कि हमें जो है पेशवा बनाओ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और अब उनके पुत्र जो है पहुंच रहे हैं अंग्रेजों के पास कि मेरी जान बचाओ। तो हुआ क्या? सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ठीक है, तो ये पिता पुत्र ने 2 युद्ध तो कराई दिया और सहायक संधि भी ये स्वीकार कर लिए बेलेजली के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने अंतिम रूप से पराजित कर दिया। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली के समय में जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ जो 1803 से लेकर के 1805 के दौरान लड़ा गया, उस युद्ध में मराठों की कमर बुरी तरह से अंग्रेजों ने तोड़ दी और लगभग सभी पर, सिंधिया पर भी, गायकवाड़ पर भी जो है और नागपुर के भोंसले पर भी सहायक संधि उन्होंने ला। केवल और केवल होलकर बचा था, बाद में जाकर के होलकर पर भी सहायक संधि ला दी गई। तो पूरी कमर मराठों की टूट गई थी सेकेंड एंग्लो मराठा वार में ही। हालांकि जो है तीसरा एंग्लो मराठा वार भी लड़ा गया। ठीक है, तो ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है लड़ा गया 1817 से लेकर के 1818 तक। ठीक है, इसमें बुरी तरह से जो है फिर मराठे हरा दिए गए और जो है पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बिठूर में पेशवा को निष्कासित कर दिया और इन्हीं के पुत्र ये जो है बाजीराव द्वितीय के पुत्र ही नाना साहब थे जो कि 1857 की क्रांति में कानपुर से लीड कर रहे थे। ठीक है, क्रांतिकारियों को। ठीक है, अब 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? अब भारत हमारा है यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो बक्सर का युद्ध, रुहेलों का युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्योंकि उधर मैसूर को हरा चुके थे, बक्सर प्लासी हो ही चुका था, पूर्वोत्तर भारत में हो ही गया था, दक्षिण में वो कर ही लिए थे। अब शक्ति के रूप में बचे थे मराठे, जिन्हें जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वार में बुरी तरह हरा दिया गया, उनकी शक्ति सर्वनाश कर दी गई। हालांकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो हुआ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो उसी समय यह कहा गया कि अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद की। ठीक है, तो ये पूरी बात जो हमने आपसे की। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का